अभिवादन। आज हम स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं काफी जटिल दौर की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हम देखेंगे कि भारत की अपनी संविधान सभा बनाने का विचार ये जन्मा कैसे, और फिर ब्रिटिश सरकार के वो 3 बड़े प्रस्ताव। हाँ, वो ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान। बिल्कुल, 1940, 42 और 46 के। इन्होंने इस पूरे सफर को कैसे प्रभावित किया। हमारे पास इस विषय पर कुछ अच्छे नोट्स हैं जिनमें इन घटनाओं और इनके पीछे की जो राजनीति थी उसका ब्यौरा है। हमारा इरादा है कि इन प्रस्तावों की तह तक जाएं, उनकी बारीकियों को समझें और ये देखें कि इन्होंने भारत की आज़ादी और संविधान के बनने की कहानी को कैसे शेप किया। हाँ, कभी रास्ता बनाया तो कभी शायद उलझा भी दिया। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं उस बिल्कुल बुनियादी विचार से जिसने शायद सब कुछ बदल दिया, एक संविधान सभा का विचार। ये सोच के भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। उस वक्त ये आई कहां से? यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है। पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संविधान सभा मतलब क्या था इसका, मोटे तौर पर काम क्या था इसका। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका काम था भारत का संविधान लिखना, उसे बनाना और फिर लागू करना। यही सभा तय करती कि देश कैसे चलेगा, राजनीतिक ढांचा क्या होगा, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सरकार कैसे बनेगी। ये सारी बड़ी बातें, न्याय, समानता, स्वतंत्रता के सिद्धांत, सब। अच्छा, और ये विचार कि ऐसी एक सभा होनी चाहिए, ये सबसे पहले किसने रखा फॉर्मली? हाँ, फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से ये विचार सबसे पहले 1934 में मानवेंद्रनाथ रॉय ने सामने रखा था। एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, हाँ, काफी दिलचस्प शख्सियत थे वो, क्रांतिकारी विचारक। बिल्कुल। और बाद में रेडिकल ह्यूमैनिज्म के समर्थक बने। शुरुआत में कम्युनिस्ट आंदोलन से काफी जुड़े थे, लेकिन बाद में उनके विचारों में मानवतावाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर आ गया। तो 1934 में जब ज्यादातर बात डोमिनियन स्टेटस के आसपास ही चल रही थी, तब सीधे एक संविधान सभा की मांग, वो भी वयस्क मताधिकार से चुनी हुई। हाँ, यही तो। ये उस समय के हिसाब से बहुत ही रेडिकल, बहुत क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, उस वक्त जो मुख्य पार्टियां थीं, वो ज्यादातर क्या मांग रही थी? ब्रिटिश राज के अंदर सुधार या ज्यादा से ज्यादा डोमिनियन स्टेटस। रॉय का प्रस्ताव इससे कहीं आगे था। उनका कहना था कि भाई, भारत का संविधान बनाने का हक ब्रिटिश संसद को या सरकार को नहीं है। ये हक भारत के लोगों का है और इसके लिए एक बॉडी बननी चाहिए, एक सभा जिसे लोग खुद चुने, वयस्क मताधिकार से। ये सीधे सीधे जनता की संप्रभुता की बात थी। मतलब पावर जनता के हाथ में। ये बात तो उस समय अंग्रेजों को भी खली होगी और शायद कुछ राष्ट्रवादी नेताओं को भी, जो धीरे धीरे सुधार चाहते थे। यकीनन ये ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। और हाँ, शायद उस समय के कुछ नरमपंथी नेताओं के लिए भी ये थोड़ा ज्यादा तेज कदम रहा हो। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो ये विचार आया 1934 में। फिर इसे मुख्य धारा में आने में, मतलब कांग्रेस जैसी पार्टी के इसे अपनाने में थोड़ा वक्त लगा होगा। थोड़ा लगा, पर बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, 1935 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया। अच्छा, अगले ही साल। हाँ, तो धीरे धीरे ये विचार जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया। और आगे चलकर, जैसा हम देखेंगे भी, ब्रिटिश सरकार को भी इसे मानना पड़ा। पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हुए 1940 के ऑगस्ट ऑफर में सिद्धांत रूप में माना, और फिर फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत तो संविधान सभा बनी गई। चलें, तो अब आते हैं उन ब्रिटिश प्रस्तावों पर। जाहिर है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटेन पर दबाव बहुत बढ़ गया था। बिल्कुल। इसी बैकग्राउंड में 1940 का ये ऑगस्ट ऑफर आया। उस समय क्या हालात थे और ब्रिटेन ये प्रस्ताव लाया क्यों? मतलब क्या मजबूरी थी? हाँ, मजबूरी ही कहिए। 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 जोरों पर था। यूरोप में ब्रिटेन की हालत थोड़ी नाजुक थी। उन्हें भारत के सहयोग की बहुत जरूरत थी। सैनिक भी चाहिए थे, रिसोर्सेज भी। प्रधानमंत्री थे चर्चिल और वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो भारत का समर्थन पाने के लिए ये ऑफर पेश किया गया। अच्छा, और इसमें था क्या? मुख्य बातें क्या थीं? इसमें कुछ चीजें थी, जैसे वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसे थोड़ा बड़ा करके उसमें और ज्यादा भारतीयों को शामिल करना, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाना, और सबसे जरूरी बात जो हमारे डिस्कशन से जुड़ी है, युद्ध खत्म होने के बाद भारत को अपना संविधान बनाने के लिए एक बॉडी, मतलब एक संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये तो बड़ी बात थी, पहली बार मान रहे थे वो। हाँ, ये पहली बार था कि उन्होंने सिद्धांत रूप में ये माना। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन था। अच्छा, वो क्या? एक शर्त लगा दी कि भविष्य का कोई भी संविधान
अल्पसंख्यकों की मर्जी के बिना लागू नहीं होगा। ओहो, अल्पसंख्यकों की मर्जी मतलब इशारा मुस्लिम लीग की तरफ। बिल्कुल। इसे माइनॉरिटी वीटो कहा गया, मतलब एक तरह से लीग को वीटो पावर दे दी गई। मतलब सिद्धांत मान लिया पर एक ऐसी पेच फंसा दी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। तो जाहिर है इस पर रिएक्शन अच्छा नहीं रहा होगा। कांग्रेस का क्या कहना था? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस ने तो इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी। डोमिनियन स्टेटस का वादा भी भविष्य के लिए था, अभी कुछ नहीं। और सबसे बड़ी आपत्ति इसी माइनॉरिटी वीटो पर थी। उन्हें लगा कि ये तो देश को बांटने का रास्ता खोल रहा है। और मुस्लिम लीग, उन्हें वीटो मिला, वो खुश हुए होंगे। भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, ये एक सैद्धांतिक जीत जरूर थी। एक सैद्धांतिक जीत, पर जमीन पर कोई हलचल नहीं। तो इस गतिरोध के बाद क्या हुआ? इसके बाद, और क्योंकि भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया गया था, इसके विरोध में गांधी जी ने 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। अच्छा, वो इंडिविजुअल सत्याग्रह। हाँ, इसमें चुने हुए लोग अकेले जाकर युद्ध के खिलाफ बोलते थे और गिरफ्तारी देते थे। ये एक तरह का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 साल बाद 1942 में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए थे। बहुत ज्यादा। जापान तेजी से एशिया में आगे बढ़ रहा था। मलाया, सिंगापुर हाथ से निकल गए थे। बर्मा पर खतरा था और शायद मित्र राष्ट्रों का, अमेरिका वगैरह का भी दबाव था ब्रिटेन पर। एकदम सही। अमेरिका, चीन, ये सब दबाव डाल रहे थे कि भाई भारत का मुद्दा सुलझाओ, उनका पूरा समर्थन हासिल करो युद्ध में। ऐसे में भारत का एक्टिव सपोर्ट और भी जरूरी हो गया था। इसीलिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया एक नए प्रस्ताव के साथ। क्रिप्स लेबर पार्टी के थे और माना जाता था कि वो भारतीय नेताओं के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते हैं। वाइसराय अभी भी लिनलिथगो ही थे। तो क्रिप्स मिशन, इसके प्रस्ताव ऑगस्ट ऑफर से कितने बेहतर थे? क्या इसमें कुछ ठोस बात थी इस बार? कुछ कदम आगे थे, लेकिन फिर वही बात, कुछ बड़े पेंच भी थे। कहा गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और इसमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी अधिकार शामिल होगा। ये एक नई बात थी। अच्छा। एक संविधान सभा बनाई जाएगी, इसमें सदस्य प्रांतीय असेंबली से चुने जाएंगे और रियासतों के नॉमिनेटेड होंगे। लेकिन सबसे विवाद वाली बात हाँ, ये थी कि किसी भी प्रांत को ये हक होगा कि वो चाहे तो इंडियन यूनियन में शामिल ना हो, वो अपना अलग संविधान बना सकता है। अरे ये तो सीधे सीधे विभाजन का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल, मतलब परोक्ष रूप से पार्टीशन का ऑप्शन दे दिया। और एक और बात, युद्ध के दौरान जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ब्रिटिश कंट्रोल में ही रहेगी। तो फिर वही कहानी, भविष्य के वादे, आज कुछ नहीं, डिफेंस भी नहीं, और ऊपर से बंटवारे का इशारा। इस पर क्या रिएक्शन हुआ? गांधी जी की वो मशहूर टिप्पणी तो इसी पर थी शायद। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने इसे कई वजहों से रिजेक्ट कर दिया। तत्काल स्वराज नहीं, डिफेंस पर कंट्रोल नहीं, और सबसे ज्यादा आपत्ति इसी बात पर थी कि प्रांतों को अलग होने का ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है। ये तो भारत की एकता के लिए खतरा है। गांधी जी ने ही से कहा था, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, मतलब एक डूबते बैंक का बाद की तारीख वाला चेक। और मुस्लिम लीग, उन्हें तो अलग होने का ऑप्शन मिला, उन्हें तो ये पसंद आया होगा। नहीं, उन्होंने भी इसे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई थी। हाँ, अलग होने के ऑप्शन से उन्हें थोड़ी उम्मीद जरूर बंधी थी, लेकिन वो स्पष्ट वादा चाहते थे। तो मतलब ये मिशन भी बुरी तरह फेल। हाँ, पूरी तरह सफल रहा। किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस नाकामी का असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। ऐसा लगा होगा कि अब बातचीत से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, क्रिप्स मिशन की विफलता ने यह लगभग साफ कर दिया कि ब्रिटिश सरकार आसानी से सत्ता छोड़ने वाली नहीं है। इसी निराशा और गुस्से के माहौल में अगस्त 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। हाँ, करो या मरो। बिल्कुल, ये भारत की आजादी का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक जन आंदोलन बना, जिसने ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अब आते हैं युद्ध के बाद के दौर में। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। तब तक दुनिया काफी बदल चुकी थी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी, जिसके नेता भारत की आजादी के समर्थक माने जाते थे। हाँ, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए थे। तो क्या इस बार माहौल थोड़ा ज्यादा उम्मीद वाला था? इस मिशन का असली मकसद क्या था? क्या वो वाकई आजादी देने आए थे? हाँ, माहौल डेफिनेटली बदला हुआ था। युद्ध खत्म हो चुका था, ब्रिटेन की हालत पतली थी, आर्थिक रूप से भी, सैनिक रूप से भी। भारत में राष्ट्रवाद चरम पर था। आईएनए ट्रायल्स, नेवी का विद्रोह, इन सब ने दिखा दिया था कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन सा है। एटलीस्ट सरकार भारत को आजादी देने के लिए कमिटेड थी।
लेकिन उनकी कोशिश थी कि सत्ता का हस्तांतरण शांति से हो और जहां तक हो सके भारत बटे नहीं, एकजुट रहे। अच्छा, तो दो मकसद थे, शांतिपूर्ण ट्रांसफर और भारत की एकता। हाँ, इसी दोहरे उद्देश्य के साथ ये हाई प्रोफाइल मिशन आया। इसमें 3 सीनियर कैबिनेट मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड ग्रिप्स जो दोबारा आए, और एवी अलेक्जेंडर। वाइसराय अब लॉर्ड वेवेल थे। इससे प्रस्ताव क्या थे? सुना है काफी डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स थे, खासकर वो प्रांतों को ग्रुप्स में बांटने वाली योजना। वो क्या थी और क्यों थी? हाँ, ये प्लान वाकई बहुत डिटेल्ड और काफी जटिल था। मोटी मोटी बातें ये थी। पहला, ब्रिटिश इंडिया और रियासतों को मिलाकर एक यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा। दूसरा, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनेगी जिसके सदस्य इनडायरेक्टली चुने जाएंगे प्रोविंशियल असेंबलीज के जरिए, और वोटिंग जो होगी वो कम्युनल लाइंस पर होगी, जनरल, मुस्लिम, सिख सिर्फ पंजाब में। तीसरा, और यही सबसे अहम और विवादित हिस्सा था, प्रांतों को 3 ग्रुप्स में कंपलसरी बांटा जाएगा। कंपल्सरी, अनिवार्य रूप से। हाँ, ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी वाले प्रांत थे जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार वगैरह। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी वाले उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब, सिंध एंड डब्ल्यूएफपी। और ग्रुप सी में बंगाल और असम, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी पर असम हिंदू मेजॉरिटी वाला था। अच्छा, तो ग्रुप बी और सी लगभग वो इलाके थे जो बाद में पाकिस्तान बने। काफी हद तक प्लान ये था कि प्रांत पहले इन ग्रुप्स में शामिल होंगे, फिर वो अपने ग्रुप का संविधान बनाएंगे और अपने प्रांत का संविधान बनाएंगे। बाद में अगर कोई प्रांत चाहे तो वो ग्रुप से बाहर निकल सकता था। मतलब पहले ग्रुप में जाओ फिर निकलने का सोचो। अजीब है। हाँ, और चौथा पॉइंट था कि केंद्र सरकार बहुत कमजोर होगी। उसके पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट होंगे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, बस। सिर्फ 3? हाँ, बाकी सारी पावर, यहाँ तक कि रेसिड्यूरी पावर्स भी प्रांतों के पास रहेंगी। और पांचवा, जब तक संविधान बनता है तब तक देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें सभी बड़ी पार्टियों के लोग होंगे। बाप रे, ये तो कमाल की योजना है। मतलब एकता बनाए रखने के लिए इतना कमजोर सेंटर और ये अनिवार्य ग्रुपिंग। ऐसा लगता है जैसे ये सबको थोड़ा थोड़ा खुश करने की कोशिश थी, लेकिन शायद कोई भी पूरी तरह खुश नहीं हुआ होगा। पार्टियों ने क्या कहा इस पर? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही इसकी प्रॉब्लम बन गई। देखिए, कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव तो मान लिया क्योंकि वो चाहते थे कि संविधान बनाने का काम शुरू हो, लेकिन उन्होंने ये जो अनिवार्य ग्रुपिंग थी इसका जोरदार विरोध किया। क्यों? उनका कहना था कि प्रांतों को शुरू में ही ये चुनने का हक होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में जाना चाहते हैं या नहीं, जबरदस्ती क्यों। खासकर ग्रुप बी में एनडब्ल्यूएफपी को लेकर उन्हें आपत्ति थी, जहां कांग्रेस की सरकार थी, और ग्रुप सी में असम को लेकर, जो हिंदू बहुल था पर उसे मुस्लिम बहुल बंगाल के साथ डाल दिया गया था। बात तो सही है। और मुस्लिम लीग का क्या रुख था? मुस्लिम लीग ने शुरू में 6 जून 1946 को प्लान मान लिया। मान लिया? क्यों? इसमें तो पाकिस्तान नहीं था। उन्हें लगा कि ये जो अनिवार्य ग्रुपिंग है, खासकर ग्रुप बी और सी की, ये भविष्य में पाकिस्तान बनाने का रास्ता खोल सकती है। मतलब एक तरह से इसमें उन्हें छिपा हुआ पाकिस्तान दिखा। अच्छा, लेकिन जब कांग्रेस ने ग्रुपिंग पर अपना विरोध और अपनी व्याख्या साफ कर दी कि प्रांत ग्रुप से बाहर रह सकते हैं, तब जिन्ना और मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस प्लान की आत्मा को ही खत्म कर रही है। उन्हें लगा कि इससे उनका जो बड़ा पाकिस्तान बनाने का सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली और प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो सारा खेल ग्रुपिंग की अनिवार्यता और उसकी इंटरप्रिटेशन पर आके फंस गया। एक तरफ कांग्रेस को डर था कि ये बंटवारे की तरफ ले जाएगा, दूसरी तरफ लीग को लगा कि कांग्रेस की व्याख्या उनके पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। बिल्कुल, यही व्याख्या का झगड़ा और आपसी अविश्वास ये भारी पड़ गया। लीग ने सिर्फ प्लान ही रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की मांग के लिए सीधी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे? हाँ, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। कलकत्ता में भीषण दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहते हैं। और ये हिंसा फिर नोआखाई, बिहार, पंजाब, कई जगह फैली। इन दंगों ने एक तरह से भारत के विभाजन पर मोहर लगा दी। कैबिनेट मिशन आया तो था भारत को जोड़ने, लेकिन उसकी नाकामी ने बंटवारे को और तेज कर दिया। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़ें, 1934 में एमएन रॉय का विचार आया, 1940 का ऑगस्ट ऑफर जिसमें ब्रिटिश ने पहली बार हाँ तो कहा पर वो चला नहीं, 1942 का क्रिप्स मिशन जिसने प्रांतों को अलग होने का ऑप्शन दिया, वो भी फेल हुआ, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया।
और फिर 1946 का कैबिनेट मिशन, जिसने संविधान सभा तो बनवा दी, उसके चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए, लेकिन ग्रुपिंग पर बात अटक गई, भरोसा टूट गया और देश बंटवारे की तरफ बढ़ गया। एकदम सही, यही घटनाओं की कड़ी है। कैबिनेट मिशन की नाकामी के बाद ही तो फिर फरवरी 1947 में एटली की घोषणा हुई कि जून 1948 तक पावर ट्रांसफर कर देंगे। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आए, 3 जून प्लान आया जिसमें विभाजन तय हुआ और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन बंटवारे के साथ। और विडंबना देखिए, जिस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था, उसी ने, हालांकि बंटवारे के बाद वो पुनर्गठित हुई, स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो हर कदम, चाहे वो सफल रहा हो या असफल, उसने भारत के भविष्य पर अपना असर डाला। तो आज हमने देखा कि कैसे एक विचार, अपना संविधान खुद बनाने का विचार, वो पनपा, और कैसे ब्रिटिश सरकार के अलग-अलग प्रस्ताव, अपनी कामयाबियों और नाकामियों के साथ, इन्होंने भारत की आज़ादी और संविधान बनने की कहानी को गढ़ा। एम.एन. रॉय की उस शुरुआती सोच से लेकर कैबिनेट मिशन की उस जटिल और दुखद परिणति तक, ये वाकई एक लंबा, उतार चढ़ाव भरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सफर था। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो इन घटनाओं को देखकर मन में आता है। सोचिए, अगर कैबिनेट मिशन प्लान को उसकी मूल भावना में, उस अनिवार्य ग्रुपिंग के साथ कांग्रेस और लीग दोनों मान लेते, अगर कांग्रेस ग्रुपिंग पर मान जाती और लीग अपनी हाँ वापस ना लेती, तो क्या होता? क्या एक ढीला ढाला फेडरेशन वाला एक संयुक्त भारत बन पाता? क्या वो सिस्टम चल पाता, या फिर दरारें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि बंटवारा होना ही था किसी न किसी रूप में? इस पर सोचना शायद हमें उस दौर की मजबूरियों और विकल्पों को बेहतर समझने में मदद करता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।